जय हिंद जय भारत। जैसा कि पिछले हमारा जो थर्ड पार्ट था अध्याय 7 का, वो बीच में छूट गया था, तो उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं, जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से करेंगे शुरू हम। जैसे बड़ों के प्रति आदर, दासों में नौकरों के प्रति करुणा का भाव और सहिष्णुता आदि, उसी प्रकार ब्रह्मगिरी अभिलेख में उसने गुरु के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करने की बात की है। एक अभिलेख में उसने अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह को भी धम्म के अंतर्गत शामिल किया है। इतना ही नहीं, उसने दम्भ नीति के तहत कुछ दुर्गुणों से परहेज करने की भी बात उठाई है, जैसे चंडुता, निष्ठुरता, क्रूरता आदि से मुक्त होना। उसी आधार पर अशोक की दम्भ नीति जियो और जीने दो के आदर्श से प्रेरित माना जाता है। फिर अगर हम अशोक के अभिलेखों के अरमाइक एवं यूनानी प्रतिरूप पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वहाँ अशोक ने जारेस्ट्रियन विचारों की ओर संकेत किया है, जब उसने अरामाइक प्रतिरूप में यह घोषित किया कि पवित्र व्यक्ति के लिए कोई अंतिम न्याय नहीं होता। उसी प्रकार अशोक के अभिलेख के यूनानी प्रतिरूप में दम्भ के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ करुणा तथा पवित्र आचरण होता है और यह एक सामान्य शब्द है तथा इसका किसी भी धर्म अथवा दार्शनिक स्कूल से संबंध नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की धम्म नीति बौद्ध धर्म की सीमा से आबद्ध नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि अशोक ने अपनी धम्म नीति में बौद्ध धर्म की कुछ मूलभूत सिद्धांतों को तिलांजलि दी है। उदाहरण के लिए उसने धम्म नीति में अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य तथा निर्वाण का जिक्र नहीं किया है। बदले में उसने सामान्य जनता के लिए स्वर्ग का आदर्श रखा है। उसी प्रकार उसने श्रमणों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी अनुदान दिए हैं। फिर भी यह सत्य है कि अशोक के दम्भ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कुछ अधिक दिखता है, परंतु इसके कारण है कि उस काल में बौद्ध ध्यान महज एक धार्मिक सिद्धांत ही नहीं अपितु एक सामाजिक आंदोलन भी था। अतः कोई भी समकालीन शासक जो सामाजिक दृष्टि से अधिक सजग हो, इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। गौर से देखने पर यह ज्ञात होता है कि अशोक की दम्भ नीति का संबंध तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी रहा था। राजनीतिक दृष्टि से इसका उद्देश्य एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए एक संयोजक शक्ति की भूमिका निभाता था। आर्थिक दृष्टि से इसका बल पशुधन की सुरक्षा पर रहा था। वस्तुतः पशुधन की सुरक्षा कृषि अर्थव्यवस्था की मांग के अनुकूल थी और उसी प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से यह बहुभाषाभाषी नस्ल, क्षेत्र एवं संप्रदाय पर आधारित एक विशाल साम्राज्य को जोड़ने के लिए तत्पर था। इन कार्यक्रमों के आधार पर विभिन्न समूह के लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई। इस प्रकार हम देते हैं कि अपनी धम्म नीति के कारण अशोक न केवल भारतीय इतिहास में वरन विश्व इतिहास में एक विलक्षण शासक बन जाता है। अशोक की धम्म नीति प्रकारांतर से कौटिल्य के अवसरवाद की अस्वीकृति थी। जहाँ कौटिल्य ने यह प्रतिपादित किया था कि साध्य ही साधन की पवित्रता को रेखांकित करता है, वहीं अशोक ने यह निर्धारित करना चाहा पवित्र साधन ही पवित्र साध्य की ओर जाता है। अगर हम अशोक की विदेश नीति में दम्भ विजय के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अशोक की दम्भ विजय की नीति सफल हुई? अशोक इसकी सफलता के विषय में आश्वस्त दिखता है। उसने अपने 13वें शिलालेख में यह दावा किया है कि न केवल अपने साम्राज्य के अंदर वरन इससे बाहर भी उसने दम्भ विजय की, परंतु अशोक का दावा थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण भी प्रतीत होता है। विद्वानों का मानना है कि एक बर्बर शासक के द्वारा प्रतिपादित शांति नैतिकता की नीति ने यूनानियों को प्रभावित नहीं किया तथा वे आक्रमण करने से पीछे नहीं हटे। एक दूसरे मत के अनुसार अशोक की दम्भ विजय की नीति सफल रही क्योंकि उसके शासन काल में उसके क्षेत्र पर हमला नहीं हुआ, जबकि वह सैनिक विकल्प छोड़ चुका था। किंतु इसके खंडन में कहा गया है कि इसका वास्तविक कारण है पश्चिम में अशोक का एक प्रतिपक्षी एंटियोकस अपने पश्चिमी क्षेत्र में उलझा हुआ था, इसलिए यह पूर्व की ओर नहीं मुड़ा।
सूक्ष्म अवलोकन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि यद्यपि अशोक अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं रहा तथा उसकी मृत्यु के शीघ्र पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा, फिर भी अशोक को इस बात का श्रेय अवश्य मिलना चाहिए कि उसने वैदेशिक संबंधों में वैकल्पिक नीति की खोज की एवं नवीन मानदंड स्थापित किए। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि प्रकारांतर से यही मानदंड भारत के द्वारा प्रतिपादित पंचशील तथा गुजराल डॉक्ट्रिन के रूप में व्यक्त हुए। तो ये सिद्धांत इसी से संबंधित है। आगे है अशोक के दम के मूल्यांकन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में अशोक का व्यक्तित्व प्रकाश में आया तथा उसका मूल्यांकन आरंभ हुआ। इस मूल्यांकन में श्रीलंकाई ग्रंथों को विशेष महत्व देते हुए अशोक को एक समर्पित बौद्ध करार दिया गया तथा उसकी दम नीति बौद्ध धर्म की अभिव्यक्ति मानी गई। सर्वप्रथम एक ब्रिटिश विद्वान स्मिथ ने उसे एक ऐसा शासक करार दिया जिसने बौद्ध भिक्षुक का चोगा धारण कर रखा। फिर आगे प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी आर के मुखर्जी आदि विद्वानों ने भी अशोक की दम नीति की व्याख्या करने का प्रयास किया। इन विद्वानों के द्वारा भी इस नीति को बौद्ध धर्म से जोड़ा गया। आर के मुखर्जी के अनुसार बौद्ध धर्म के दो पक्ष थे, प्रथम भिक्षुओं के लिए तथा दूसरा गृहस्थ के लिए। वस्तुतः अशोक की दम नीति बौद्ध धर्म के गृहस्थ वाले पक्ष को अभिव्यक्त करती है। फिर आगे 1950 के दशक में दम नीति के मूल्यांकन का दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि इस काल में प्राचीन भारत के इतिहास लेखन पर प्राच्यवाद का प्रभाव कम होने लगा था तथा आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास की व्याख्या आरंभ हो गई। अंत 1950 के दशक में लिखते हुए डी कोशाम्बी ने यह स्पष्ट किया कि एक तरह से अगर देखा जाए तो अशोक का धर्मांतर एक व्यक्ति का धर्मांतर न होकर संपूर्ण समुदाय का धर्मांतर है। अर्थात यह महज एक शासक के निजी निर्णय का परिणाम नहीं था, अपितु कुछ सामूहिक जरूरतों से प्रेरित होकर एक समुदाय का धर्मांतर था। फिर रोमिला थापर ने 1959 में लिखित पुस्तक अशोक एवं मौर्य साम्राज्य का पतन में दम नीति की विस्तृत व्याख्या करते हुए उसे अशोक के व्यक्तित्व के साथ साथ तात्कालिक आर्थिक भौतिक परिस्थितियों से भी जोड़कर देखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक की दम नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या इसे मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जा सकता है? जिसका आंसर है अशोक के दम का स्वरूप निर्धारण प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। जैसा कि हम देते हैं कि बौद्ध साहित्य का बल अशोक को एक समर्पित बौद्ध सिद्ध करने पर रहा है। अशोक अर्थात कलिंग युद्ध के शीघ्र बाद अशोक को नाटकीय रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हुए दिखाया गया है और फिर यह घोषित किया गया कि अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने बौद्ध भिक्षु का चोगा पहन रखा था। किंतु गहराई में जाकर तथ्यों का परीक्षण करने पर इस संदर्भ में कुछ दूसरा ही निष्कर्ष प्राप्त होता है। अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में एक समर्पित बौद्ध रहा था। ब्रैट में बब्रू अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख, रोमीदेई अभिलेख तथा संघभेद अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। किंतु राजधर्म के रूप में उसने जो प्रतिपादित किया था वह बौद्ध धर्म की चौहदी से बंधा हुआ नहीं था। निम्नलिखित आधार पर हम तथ्य को पुष्ट कर सकते हैं। प्रथम, अशोक ने अपनी घोषणा में बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को छोड़ दिया, यथा 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण आदि। निर्वाण की जगह वह स्वर्ग की बात करता है। दूसरे, उसने अपनी घोषणाओं में श्रवणों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी संरक्षण देने का जिक्र किया है। तीसरे, उसने बराबर की पहाड़ी में निर्मित गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। अंत में अगर हम दम्भ शब्द का अर्थ अन्वेषण करते हैं तो फिर यह ज्ञात होता है कि बौद्ध अवधारणा तथा अशोक की अवधारणा में इस शब्द के अलग अलग अर्थ रहे हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध अवधारणा में दम्भ का अर्थ था बुद्ध की शिक्षा, जबकि अशोक की शब्दावली में दम्भ का अर्थ था नैतिकता एवं सामाजिक आचरण। अतः एक दृष्टि से देखा जाए तो अशोक का दम्भ विभिन्न पंथों के द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का सार था। उदाहरण के लिए अगर उसने बौद्ध धर्म से आचरण की बात है और नैतिकता ली तो ब्राह्मण पंथ से दंड शक्ति और अनुशासन तथा आजीविकों से ऐन्द्रजालिक पद्धति ग्रहण की। आगे है अशोक के दम्भ का वास्तविक स्वरूप बौद्ध ग्रंथों के विश्लेषण से स्पष्ट नहीं होगा, वरन उसके लिए अभिलेखों का जो एक समकालीन साक्ष्य के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है विश्लेषण करना आवश्यक है। अपने बड़े समूह के अभिलेखों में अशोक ने राजधर्म तथा लोगों के सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व को
स्पष्ट किया है। राजधर्म के रूप में वह घोषित करता है कि लोग के इस इहलोक एवं परलोक को सुधारना तथा मानव एवं पशुओं का सुरक्षा के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन देना। उसी प्रकार सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व पर बल देते हुए वह कहता है कि लोगों को नौकरी एवं दासों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, मानव एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए, अल्प व्यय एवं अल्प बचत पर बल देना चाहिए आदि। अगर हम इन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो फिर हमें ज्ञात होता है कि अशोक का दम किसी धार्मिक पंथ विशेष की प्रीति से बंधा हुआ नहीं था। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या अशोक का दम साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? वस्तुतः इस प्रकार की भ्रांति अशोक के दम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझने के कारण उत्पन्न हुई थी। आरंभ में ऐसा कहा गया या फिर माना गया कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया हुई और फिर इसके कारण मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ। उसी प्रकार ऐसा भी घोषित किया गया था कि अशोक की शांतिपूर्ण नीति के कारण साम्राज्य का सैन्य आधार कमजोर हो गया था। किंतु प्रवर्ती काल के शोधों ने उपयुक्त धारणाओं के आधार को ही समाप्त कर दिया। पहली बात यह है कि अशोक ने कभी भी ब्राह्मण विरोधी नीति नहीं अपनाया था, जैसा कि उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने ब्राह्मणों के साथ साथ श्रमणों को भी अनुदान दिया था। सबसे बढ़कर मुनियों के अधीन एक ब्राह्मण पुष्यमित्र को मुख्य सेनापति बनाया जाना भी इस बात को सिद्ध करता है कि अशोक ने ब्राह्मण विरोधी नीति नहीं अपनाई थी। उसी प्रकार हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शांति की नीति के प्रति अशोक का व्यवहारिक नजरिया रहा था। उसने न अपनी सेना को भंग किया और न ही अपनी दंड शक्ति छोड़ी, इसलिए मौर्य साम्राज्य के विघटन का मुख्य कारण अशोक को ठहराना अतार्किक है। हाँ, यह दूसरी बात है कि हम पूरी तरह से दोषमुक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कुछ कार्यों ने साम्राज्य को दुष्प्रभावित किया। उदाहरण के लिए उसने लोक कल्याणकारी कार्यों पर अत्यधिक बल देकर राज्य के दीवार को अधिक बढ़ा दिया। फिर दंभ प्रसार में उसकी अत्यधिक रुचि के कारण भी प्रतिक्रिया हुई होगी, क्योंकि धम्महमात्र नामक अधिकारी ने धर्म प्रसार के नाम पर लोगों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, किंतु इसे हम महज एक सहायक कारक मान सकते हैं। साम्राज्य के पतन का मुख्य कारक तत्कालिक राजनीतिक रचना में ही निहित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या अशोक एक बौद्ध था? तो इसका आंसर है अपने व्यक्तिगत जीवन में एक समर्पित बौद्ध था। प्रमाण देखिए, ए है बब्बर अभिलेख। जय अभिलेख अशोक को त्रिरत्न में आस्था को व्यक्त करता है, अर्थात इसमें अशोक ने बौद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। और यह अभिलेख सामान्य जन तथा कर्मचारियों के लिए न होकर पुरोहितों के लिए था। बी पॉइंट है कि निगाली सागर अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि देवनापी बेरठ में अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष में इस क्षेत्र का दौरा किया तथा कनक मुनि बेरठ में भगवान बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना बड़ा करवाया। नेक्स्ट सी पॉइंट है कि रुक्मिणी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में शाक्य मुनि की जन्मभूमि पर आया था तथा बुद्ध के सम्मान में बलि बेरठ में कर की राशि को माफ कर दिया और भाग की राशि कुल उत्पादन का 1/8 भाग कर दिया। डी पॉइंट है कि संघ वेद अभिलेख के माध्यम से भिक्षुओं को अनुशासित करने का प्रयास किया। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या अशोक के द्वारा प्रतिपादित धर्म नीति बौद्ध धर्म ही है? इसका उत्तर है कि इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है, किंतु यह बौद्ध धर्म की परिधि में बंधा नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तत्व अनुपस्थित हैं। उदाहरण के लिए इसमें 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग की चर्चा नहीं है। उसी प्रकार निर्वाण की जगह स्वर्ग की बात कही गई है। तो फिर अशोक धर्म क्या है? अशोक का दंभ एक प्रकार का नैतिक और सामाजिक आचरण है, जिसकी जड़ बौद्ध पंथ के साथ साथ अन्य समकालीन पंथों में है। उदाहरण के लिए बौद्ध पंथ, ब्राह्मण पंथ, आजीविक पंथ आदि। इसके माध्यम से अशोक समाज में शांति एवं समन्वय कायम करना चाहता है। इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं तथा कुछ ऐसी औपचारिकताओं पर बल दिया जो सामाजिक व्यवस्था तथा पारिवारिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक था। उदाहरण के लिए माता पिता तथा गुरु का आदर, नौकरों दासों तथा अन्य के लिए दया तथा करुणा का भाव, मितव्ययी बनना, अल्प बचत करना, क्रोध तथा निष्ठुरता से मुक्ति होना आदि या फिर मुक्त होना आदि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या संपूर्ण साम्राज्य में अशोक के धर्म का स्वरूप एक रहा? तो इसका आंसर है कि जैसा कि हमने देखा कि यह बौद्ध विचारों से प्रभावित होने के बावजूद भी बौद्ध धर्म की अभिव्यक्ति नहीं था, इसलिए संपूर्ण साम्राज्य में इसकी एक रूप अभिव्यक्ति रही थी।
अगर हम उत्तर पश्चिम में अशोक के कंधार द्विभाषीय अभिलेख का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसने ब्रट में अशोक धम्म को बिल्कुल ही अलग रूप में व्यक्त किया है। इस अभिलेख के यूनानी अभिकरण में यूसेविया शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ होता है करुणा तथा पवित्र आचरण। वहीं इसके अरेमाइक संस्करण में घोषित किया गया है कि पवित्र व्यक्ति के लिए कोई अंतिम न्याय नहीं होता। इस घोषणा पर राष्ट्रीय विचारधारा का प्रभाव माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या अशोक के धम्म का संबंध विचारधारा एवं दृष्टिकोण के साथ साथ तत्कालीन आर्थिक भौतिक कारकों में भी था? तो इसका आंसर है राजनीतिक कारक। एक विशाल साम्राज्य को परस्पर जोड़े रखने के लिए दंड शक्ति की बजाय धम्म नीति का प्रयोग करना। सेकंड पॉइंट है आर्थिक कारक, पशु हत्या को साहित्य कर कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक कारक, यानी बहुभाषा भाषी, बहुनस्ली तथा बहुसांप्रदायिक साम्राज्य को धार्मिक सद्भाव के माध्यम से जोड़े रखने का प्रयास। कुटिल्य अर्थशास्त्र तथा अशोक के धम्म के मौलिक दृष्टिकोण में अंतर क्या था? जैसे में अब हम अंतर देखेंगे दोनों में। तो कौटिल्य का दृष्टिकोण अवसरवादी था। उसमें यह सिद्ध करना चाहा कि इस साध्य की पवित्रता ही साधन की पवित्रता को निर्धारित करता है। वहीं दूसरी तरफ अशोक का दृष्टिकोण आदर्शवादी था। उसने यह घोषित किया कि पवित्र साधन ही पवित्र साध्य की ओर जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या वर्तमान युग में अशोक की धम्म नीति प्रासंगिक है? तो इसका आंसर है कि अगर किसी शासक की नीति एवं कार्य अपने युग की जरूरत के अनुकूल होती है तो वह शासक महान कहा जाता है, किंतु जब उसकी नीति आने वाले युगों में भी प्रासंगिक बनी रहती है तब वह शासक महानतम शासकों की श्रेणी में आ जाता है। अशोक एक ऐसा शासक था जो अपने युगों में भी, जो आने वाले युगों में भी प्रासंगिक रहा। अब क्यों रहा? इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के शीघ्र बाद जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर अशोक के सर्वधर्म सद्भाव की नीति पर गहरा प्रभाव देखा गया। वे भारत की एकता एवं अखंडता के लिए इस नीति को आवश्यक मानते थे। उन्होंने अशोक के धर्म चक्र की भी नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। फिर अशोक चक्र को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी प्रतीक में भी लिया गया। सेकंड पॉइंट है कि वर्तमान भारत में भी तीव्र धार्मिक और सामाजिक तनाव को देखते हुए अशोक की धम्म नीति की प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है। सी पॉइंट है अशोक ने पशु पंछी एवं पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई। वर्तमान में पर्यावरण संकटों को देखते हुए पर्यावरण एवं जैव विविधता के संदर्भ में अशोक के दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट हो जाता है। यही वजह है कि वर्ष 2012 में हैदराबाद में आयोजित जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक अशोक महान के स्मरण के साथ आरंभ हुई थी। फोर पॉइंट है कि सबसे बढ़कर पिछले लगभग 2400 वर्षों में भौतिक स्तर पर विश्व ने अत्यधिक प्रगति की है, किंतु नैतिक दृष्टि से विश्व अशोक महान की घोषणा से आगे नहीं बढ़ सका है। 5 पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति पर अशोक की धम्म नीति का गहरा प्रभाव रहा है, जो कभी पंचशील की अवधारणा तो कभी गुजरात डॉक्ट्रिन के रूप में व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों की विभिन्न व्याख्याओं की विवेचना कीजिए। क्या उसके धम्म विजय के सिद्धांत ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से दुर्लभ बना दिया था? जिसका आंसर है अशोक की धम्म नीति अपने स्वरूप में इतनी विलक्षण रही है कि इसने सदैव इतिहासकारों एवं विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी तथा मार्क्सवादी समूह के विद्वानों ने इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की है। सामान्यतः राष्ट्रवादी एवं साम्राज्यवादी समूह के विद्वानों ने धम्म नीति को बौद्ध धर्म के पर्यायवाची के रूप में लिया है। उदाहरण के लिए विसेंट स्मिथ ने अशोक को एक ऐसा शासक करार दिया जिसने एक बौद्ध भिक्षु का चोगा पहन रखा था। उसी प्रकार राष्ट्रवादी समूह के विद्वानों में राय चौधरी, भंडारकर, R.K. मुखर्जी आदि ने अशोक की धम्म नीति को बौद्ध धर्म का ही एक रूप माना। किंतु दूसरी तरफ मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने धर्म के संदर्भ में प्रचलित अवधारणा को बदल दिया। जब D.D. कोशाम्बी ने अशोक की धम्म नीति को तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ा। फिर रोमिला थापर ने इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। सैन्य सुरक्षा की अति निर्भरता ने कुछ बुद्धिजीवियों की सोच को थोड़ा संकीर्ण बना दिया है, इसलिए तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उस काल में आक्रमण से सुरक्षा के लिए चंद्रगुप्त और राजा पौरुष की जरूरत थी, न कि अशोक की। किंतु अगर हम इस तथ्य का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक की शांति के प्रति व्यवहारिक नीति थी, इसलिए उसने सुरक्षा के मूल्य पर शांति को प्रोत्साहन दिया, न कि उसने सेना को भंग किया और न ही उसने दंड शक्ति छोड़ी।
यद्यपि यह सही है कि उसने विदेश नीति में एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढने का प्रयास किया, किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर का उपयोग करने के बावजूद भी उसने हार्ड पावर के तरीके को नहीं छोड़ा। इसलिए मौर्य साम्राज्य की दुर्बलता का कारण सैनिक ढांचे में खोजने की बजाय आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में खोजा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक का धर्म क्या था। तो इसका आंसर है कि अशोक के धर्म का स्वरूप निर्धारण प्राचीन काल के इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। पहले इसे बौद्ध धर्म का पर्यायवाची करार दिया गया, किंतु परवर्ती काल के शोधों ने इस अवधारणा को खंडित कर दिया। वर्तमान में ऐसा माना जाने लगा है कि अशोक का धम्म नैतिक मूल्यों का संग्रह था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य पंथों के आदर्शों से भी प्रेरित था। अशोक ने विभिन्न अभिलेखों में अपने धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया है। धम्म नीति के माध्यम से उसने कुछ पारिवारिक एवं सामाजिक आदर्शों को अनुसरण रखे जाने की मांग की। अशोक के धम्म का बल निम्नलिखित बातों पर था। फर्स्ट है माता पिता के प्रति आदर, सेकंड है गुरु के प्रति आदर एवं सम्मान, 3 है दासों एवं नौकरों के प्रति नर्म व्यवहार, 4 है गरीबों एवं भूखों के प्रति दया का भाव, 5 है अल्प संग्रह एवं अल्प व्यय। इसके अतिरिक्त अशोक लोगों के आत्मिक उत्थान की भी बात करता है। वह कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, बोलने में संयम बरतना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, लोगों को जड़ता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रोध एवं क्रूरता से छुटकारा मिले। अशोक अपनी धर्म नीति में लोगों के धर्म के साथ साथ राजधर्म का भी जिक्र करता है। वह प्रथम ऐसा शासक है जिसने घोषित किया कि वह अपनी प्रजा का ऋणी है तथा उसका दायित्व है अपनी प्रजा का इहलोक और परलोक दोनों को सुधारना। इसलिए वह लोगों को आश्वासन देता है कि धर्म नीति का पालन करते हुए उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। वह अशोक इहलोक भी संभाल रहा है और परलोक भी संभाल रहा है। कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार हम देते हैं कि अशोक के धर्म में समकालीन धर्म कम और समकालीन समाज अधिक बोलता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक के स्थान का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के संवर्धन का मतलब होता है उसमें वृद्धि करना, संवर्धन के लिए कई कदम उठाए। फर्स्ट है निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप के आकार को दोगुना करवाया। सेकंड है कि बुद्ध के सम्मान में रुई मदई की यात्रा की। और थर्ड है कि संघ वेद अभिलेख में बौद्ध संघ को अनुशासित करने का प्रयास किया। 4 पॉइंट है कि श्रीलंकाई ग्रंथ से यह सूचना प्राप्त की उसने उसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति। और फिर 5 है कि बौद्ध धर्म के सम्मान में स्तूपों का निर्माण। और फिर 6 है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भारत से बाहर विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक मिशन भेजिए। अशोक के प्रयासों का जय फल था कि ईसाई धर्म में इस्लाम धर्म के समानांतर बौद्ध धर्म भी एक विषम धर्म बन गया। नेक्स्ट है कि हालांकि यह सत्य है कि अशोक ने कभी बौद्ध भिक्षु का चोगा नहीं पहना और न ही उसने धर्म प्रसार के लिए कोई कट्टरता दिखाई, फिर भी बौद्ध धर्म की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिलवाने में उसकी भूमिका रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की अंतर्वस्तु तथा धम्म को फैलाने में अशोक की उत्सुकता के कारण क्या थे। तो अंतर्वस्तु में हम देखते हैं कि अंतर्वस्तु इसमें फर्स्ट पॉइंट है यह विभिन्न पंथों के विचारों का सार था तथा इसमें विभिन्न पंथों के तत्वों को शामिल किया गया है। सेकंड है कि धम्म नीति में अशोक ने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्श अभिव्यक्त किए हैं। थर्ड है राजधर्म। आगे धर्म को फैलाने में अशोक की उत्सुकता के कारण देखें तो फर्स्ट है राजनीतिक उद्देश्य यानी साम्राज्य की अखंडता। सेकंड है आर्थिक उद्देश्य यानी पशुधन की सुरक्षा। और फिर थर्ड है सांस्कृतिक उद्देश्य यानी समान आचार संहिता। तो हर पॉइंट के पीछे कोई ना कोई कारण तो था ही, जहाँ पर उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या अशोक शांतिवादी था। तो इसका आंसर है कि अशोक एक शांतिवादी था, किंतु शांति की नीति के प्रति उसका व्यवहारिक नजरिया था। उसकी शांतिवादी नीति देखें इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि उसने अपनी प्रशासनिक नीति में दंभ नीति का सहारा लिया तथा दंड शक्ति के प्रयोग को कम करना चाहा। सेकंड है कि उसने विदेशी के संबंधों में एक वैकल्पिक नीति की शुरुआत की तथा राजदूतों की जगह धम्मदूतों की नियुक्ति की। उसने बहरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। लास्ट है व्यवहारिक नजरिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि वह प्रत्येक स्थिति में शांति का समर्थक नहीं था। उदाहरण के लिए उसने दंड नीति को नहीं छोड़ा, मृत्युदंड पर पाबंदी नहीं लगाई। सेकंड है कि उसने सेना भी भंग नहीं किया तथा अपने उत्तराधिकारियों को भी युद्ध का विकल्प समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया। थर्ड है कि उसने आटविक राज्यों के लोगों को चेतावनी दी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के धर्म प्रसार के लिए अशोक के उपाय क्या थे। तो इसमें आंसर में फर्स्ट पॉइंट है उसने अभिलेख खुदवाए तथा अभिलेखों के माध्यम से अपनी धम्म नीति की उद्घोषणा की। सेकंड है कि अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की तथा उसने धम्म यात्रा पर बल दिया।
श्री है कि उसने आखेटक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई तथा पशु हत्या को हतोत्साहित किया। 4 है कि उसने उत्सवों में समारोहों पर पाबंदी लगाई तथा बदले में दंभ की झांकी दिखाए जाने पर बल दिया। नेक्स्ट है 5 पॉइंट है कि अंत में अशोक ने अपने दंभ नीति को लागू करने के कुछ हद तक दंड शक्ति के उपयोग पर भी बल दिया, जब उसने आटविक राज्य के लोगों को चेतावनी दी। हमारा 6 पॉइंट है कि फिर भारत से बाहर दंभ के प्रसार के लिए पड़ोसी राज्यों में शिष्टमंडल भेजे एवं दंभ दूतों की नियुक्ति की। अभी नेक्स्ट है हमारा अशोक का मूल्यांकन। भारतीय इतिहास में अशोक की महानता आधुनिक युग में चलकर स्थापित हुई। यह भी इतिहास की एक विडंबना है कि भारतीय इतिहास में ऐसा विलक्षण शासक सदियों तक गुमनाम रहा था। 20वीं सदी में आकर ही उसका व्यक्तित्व वास्तविक रूप में उद्घाटित हो सका। फिर एक दिलचस्प पहलू यह है कि अशोक पहले भारत से बाहर जाना गया, फिर उसे भारत में स्वीकृति मिली। दूसरे शब्दों में अशोक की महानता की पहली स्वीकृति श्रीलंका में मिली तथा प्रथम सदी के एक श्रीलंकाई शासक तिस्से ने देवनापिय की उपाधि ली। और इस स्थिति की तुलना हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी कर सकते हैं, जिन्हें भी पहले विदेशों में ही स्वीकृति मिली थी तत्पश्चात भारत में। उदाहरण के लिए 1927 में ब्रुसेल्स में राष्ट्रों की अध्यक्षता की, फिर 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अशोक के भारतीय इतिहास में विलक्षण शासक क्यों कहा जाता है। इसका फर्स्ट करना है, वह प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। सेकंड है कि राजतव की नवीन अवधारणा। थर्ड है, अशोक से पूर्व भारतीय शासक महज सामाजिक नियमों की रक्षा करते थे, अशोक ने नए सामाजिक नियम भी बनाए। उसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी काम किया। 4 है कि उसने प्रशासनिक ढांचे को अधिक दक्ष एवं सक्षम बनाया ताकि प्रशासन का जन सामान्य तक पहुंच सके। उसके अभिलेख एक प्रकार के अधिकारियों के लिए निर्देश थे। 5 पॉइंट है कि उसने लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया। और 6 पॉइंट है कि विदेश नीति में भी उसने वैकल्पिक नीति की शुरुआत की। 7 पॉइंट है कि उसने राज्य के स्थापत्य के माध्यम से अपने साम्राज्य के गौरव को अभिव्यक्त करने को प्रयास किया। 8 पॉइंट है कि न केवल भारतीय इतिहास पर वरन विश्व इतिहास पर भी दृष्टिपात करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक से पूर्व 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक मिस्र के शासक अखनाटक को छोड़कर दूसरा कोई भी शासक उसकी विलक्षणता की बराबरी नहीं कर सकता। अगर हम मानव सभ्यता की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि पिछले लगभग 2400 वर्षों में मानव ने भौतिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की, किंतु नैतिक क्षेत्र में विश्व अशोक की घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सका। नेक्स्ट है मौर्यकालीन साहित्य। बुद्ध काल में भी प्राकृतिक भाषा की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। फिर मौर्य काल में यह राज्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। उस काल में प्राकृतिक भाषा ही संपर्क की भाषा बन गई और प्राकृतिक के अंतर्गत हम पाली और प्राकृतिक दोनों प्रकार के साहित्य को ले सकते हैं। इस काल में बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया। उदाहरण के लिए त्रिपिटक में तीसरा पिटक अभिधम पिटक में कथा वस्तु जोड़ा गया। उसी प्रकार पाली में एक ग्रंथ महावस्तु भी लिखा गया। उसी प्रकार जैन साहित्य प्राकृतिक में लिखा गया। आरंभिक जैन साहित्य 14 वर्ण में विभाजित था, जिसे 12 अंगों के द्वारा विस्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि इसका अर्थ यह नहीं कि संस्कृत ग्रंथों का संकलन बंद हो गया, अपितु संस्कृत का संकलन भी चलता है। उदाहरण के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के अधिकांश भाग का संकलन इसी काल में हुआ। इसके अतिरिक्त कात्यायन की वर्तिका भी इसी काल में संकलित हुई। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन कला। तो मौर्यकालीन कला भारत में कला के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए आदि मानव के द्वारा भी चित्रांकन किए जाने तथा मूर्ति निर्माण का साक्ष्य मिलता है, किंतु कला का स्पष्ट रूप हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उभरता है। फिर भी विस्तृत रूप में कला की अभिव्यक्ति हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। मौर्य कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रेरित थी तथा यह राजश्रय में पली एवं बड़ी, या फिर राजश्रय में ही इसका विकास हुआ था। इस काल में हमें राजकीय कला के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है, मौर्यों का राजप्रसाद के विषय में हमें साहित्यिक साक्ष्य के द्वारा जानकारी मिलती है। और एक रोमन विद्वान एरियन ने मेगस्थनीज को साक्ष्य बनाते हुए लोगों के भव्य राजप्रसाद का जिक्र किया है तथा इसकी तुलना सूसा एवं इकबतना के राजप्रसादों से की है। वर्तमान में पटना के कुम्हार क्षेत्र से इसका पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है।
यद्यपि इस राजप्रसाद के कुछ स्तंभ भग्नावस्था में जल के अंदर मिले हैं। सेकंड है कि अशोक के स्तंभ तथा उस पर पशु की आकृतियां मौर्य कला के अविकसित रूप को दर्शाती है। अशोक के स्तंभ एक काशम पत्थर से निर्मित है और इसके सामान्य दो भाग हैं। प्रथम भाग यष्टि तथा दूसरा भाग जो है ना वो है गाम दुमलट। दोनों ही भाग एक ही पत्थर से निर्मित होता था। और स्तंभ के ऊपर एक अवागमुखी कमल की आकृति मिलती है। फिर उसके ऊपर एक चौकी निर्मित की जाती थी। चौकी पर सामान्यतः हंस पंक्तियां बनाई जाती थी। फिर उसके ऊपर पशु की आकृतियां निर्मित की जाती और सामान्यतः 4 पशुओं को प्रतिनिधित्व मिलता था, यथा हाथी, घोड़े, सिंह एवं बैल। किंतु सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंह पीठ टिकाए बैठे हैं। आगे मौर्य कला की देशी एवं विदेशी उत्पत्ति से संबंधित विवाद देखें तो निम्नलिखित आधार पर मौर्य कला की ईरानी कला से समानता दिखाई गई है, यथा उसे ईरानी कला की अनुकृति करार दिया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अशोक के स्तंभ की ईरानी शासक डेरियस के स्तंभों से समानता दिखाई गई और फिर यह भी देखा गया कि दोनों में संबोधन का तरीका भी एक ही था। सेकंड है कि अशोक के स्तंभ में जो अवागमुखी कमल का चित्र है उसे कुछ विद्वान उल्टा हुआ घंटा बताते हैं, जबकि उल्टा घंटा ईरानी कला की विशेषता थी। थर्ड पॉइंट है कि अशोक स्तंभ पर बहुत ही सुडौल एवं जीवंत पशु आकृतियां मिली हैं। अतः कुछ आलोचकों का मानना है कि चूंकि इससे पूर्व कोई बेडोल आकृति नहीं मिलती है जो कला के क्रमिक विकास को दर्शा रहा हो, इसका अर्थ है कि यह कला रूप कहीं बाहर से आयातित की गई। इसके खंडन देखें तो डेरी से अशोक के स्तंभ में अंतर के कुछ बिंदु स्पष्ट हैं। इसमें पॉइंट है अशोक के स्तंभ खुले आकाश के नीचे निर्मित किए गए, वहीं डेरिस के स्तंभ राजप्रसाद के परिसर में ही निर्मित है। बी पॉइंट है कि अशोक के स्तंभ एक आधार पर निर्मित है, जबकि डेरिस के स्तंभ सीधे जमीन के ऊपर। सी पॉइंट है कि अशोक के स्तंभ पर पशु आकृतियां निर्मित की गई हैं, जबकि डेरिस के स्तंभ पर मानव आकृति। डी पॉइंट है कि सूक्ष्म अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि अशोक के स्तंभ पर उल्टा हुआ घंटा नहीं अपितु अवागमुखी कमल ही निर्मित है। फोर पॉइंट है कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि अशोक के काल में पशु आकृतियां सीधे तौर पर सुडौल रूप में निर्मित हुई। इससे पूर्व भी बेडोल मूर्तियां निर्मित की जा रही होंगी, किंतु संभवतः चूंकि यह शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों से निर्मित हुई थी इसलिए शीघ्र नष्ट हो गई। इस तरह मौर्य काल की जीवंत पशु मूर्तियां हड़प्पा काल की प्रवाहमान परंपरा का ही विकसित रूप है। आगे स्तूप निर्माण करा तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, अर्थात ऐसी मिट्टी का ढेर जो ऊपर उठी हुई है। वस्तुतः जनजातीय लोगों में ऐसी पद्धति प्रचलित थी कि जब कबीले के मुखिया की मृत्यु होती तो उसे दफनाया जाता था तथा उसके ऊपर स्मारक के रूप में मिट्टी का एक छोटा टीला बनाया जाता। चूंकि बौद्ध धर्म का स्वरूप लोकप्रिय था, इसलिए बौद्ध पंथ ने इस लोक प्रचलित पद्धति को अपना लिया। इससे हम दोबारा करते हैं स्तूप निर्माण कला। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, अर्थात अथवा ऐसी मिट्टी का ढेर जो ऊपर उठी हुई है। वस्तुतः जनजातीय लोगों में ऐसी पद्धति प्रचलित थी कि जब कोई कबीले के मुखिया की मृत्यु होती थी तो उसे दफनाया जाता था तथा उसके ऊपर स्मारक के रूप में मिट्टी का एक छोटा सा टीला बनाया जाता। चूंकि बौद्ध धर्म का स्वरूप लोकप्रिय था, इसलिए बौद्ध पंथ ने इस लोक प्रचलित पद्धति को अपना लिया। स्तूप एक अर्धचंद्राकार तथा अथवा कटोरे के आकार में निर्मित होता है। आरंभिक स्तूप ईंटों से निर्मित होते थे, किंतु आगे चलकर इसके निर्माण में पत्थर का उपयोग किया गया। स्तूप के ऊपरी केंद्र में एक हर्मिका निर्मित किया जाता था, जिसमें बुद्ध तथा किसी महत्वपूर्ण संत के अवशेष जहाँ उससे जुड़ी हुई कोई सामग्री रखी जाती। फिर स्तूप के शीर्ष पर एक स्तंभ का निर्माण होता। आरंभ में वह स्तंभ लकड़ी से निर्मित किया जाता, किंतु बाद में पत्थर से निर्मित हुआ। फिर स्तूप को चारों ओर दीवारों से घेरा जाता। आगे चलकर इसमें वेदिका का निर्माण भी होने लगा। वर्तमान में अशोक के काल के स्तूप के रूप में सांची का महीन स्तूप के रूप में उदाहरण मिलता है। आगे गुफा वास्तुकला। पहाड़ों को काटकर गुफा बनाए जाने की शैली मौर्यों के अधीन ही विकसित हुई। आरंभिक गुफा अपने स्वरूप में सादा और सरल था। सामान्यतः गुफा के
प्रवेश द्वार को आयताकार रूप में काटा जाता तथा उसके अंदर कमरा बनाया जाता। फिर उसके प्रवेश द्वार तथा अंदर से छत में काली लेप चढ़ाई जाती। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में कुछ गुफाओं को निर्मित कर आजीविकों को दान में दिया था। उसी प्रकार उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी की पहाड़ी में कुछ गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। नेक्स्ट है लोक कला। राज्य की कला से पृथक हमें इस काल में लोक कला के रूप भी मिलते हैं। लोक कला के रूप में हमें बड़ी संख्या में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां पत्थरों से निर्मित हैं तथा खुले आकाश के नीचे खड़ी हैं। इसमें परखम के यक्ष एवं बेसनागढ़ में विदिशा की यक्षिणी की मूर्तियां महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कला साम्राज्यिक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर है कि कला किसी युग विशेष की सौंदर्य अभिरुचि को व्यक्त करती है। साथ ही साथ इसका संबंध तत्कालिक राजनीतिक सामाजिक संरचना से भी होता है। मौर्यकालीन कला भी इसका अपवाद नहीं है। मौर्यकालीन कला राज्य के संरक्षण में पली एवं बड़ी तथा यह समकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करती है। मौर्यकालीन कला के सर्वश्रेष्ठ रूप को प्रदर्शित करते हैं अशोक के स्तंभ। ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा अपने स्वरूप में एक आश्रम है, अर्थात एक ही पत्थर से स्तंभ का यष्टि भाग और गावदुमलाट दोनों निर्मित किए गए हैं। स्तंभ के ऊपर अवागमुखी कमल है और उसके ऊपर एक चौकी पर एक खूबसूरत आकृति है। बनारस के सारनाथ में एक पशु की जगह है। 4 सिंह एक दूसरे से पीठ टिकाए बैठे हैं। खूबसूरत पशु आकृतियाँ तथा सारनाथ का सिंह, रामपुरवा का बैल आदि मौर्य कला की दुर्लभ उपलब्धियां हैं। अशोक के स्तंभों का सबसे जो दिलचस्प पहलू है उस पर खोदे गए अभिलेख। अशोक भारत के इतिहास में प्रथम ऐसा शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। आज की तरह उस काल में प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उपलब्ध नहीं था, तो अशोक ने अपने अभिलेखों को ही अपने विचारों के प्रसार का माध्यम बनाया। उसके अभिलेखों का उद्देश्य महज मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि वह महान मौर्य शासक अशोक के राज्य के गौरव को व्यक्त करने का साधन है। अशोक से पूर्व तथा अशोक के बाद भी अधिकांश भारतीय शासकों ने प्रशासनिक केंद्रीकरण के माध्यम के रूप में नौकरशाही एवं सेना को माध्यम बनाया था। अशोक ने भी नौकरशाही का प्रयोग किया, परंतु बदले हुए रूप में उसने उसे अपने धर्म आदर्श को व्यक्त करने का साधन बनाया। इसके अतिरिक्त उसने अभिलेखों के माध्यम से भी अपने विचारों को दूरवर्ती क्षेत्र तक फैलाने का प्रयास किया। एक तरह से अगर देखा जाए तो अशोक के अभिलेख चोल शासक राजा प्रथम के मंदिर और अकबर के फतेहपुर सीकरी की तरह राज्य के प्रभाव को व्यक्त करने का माध्यम है। परंतु अशोक का तीसरा मतलब तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है। वह युद्ध के बजाय मेल मिलाप की नीति का सहारा लेता है। स्तंभों के साथ साथ गुफा वास्तुकला भी राज्य की कला से जुड़ जाती है। अगर अशोक का स्तूप बौद्ध पंथ से संबंध है तो उसके द्वारा निर्मित गुफाएं आजीविक पंथ से। इस प्रकार पहली बार कला राजनीतिक विचारधारा से संबंध हो गई। अशोक के इस मॉडल ने इतिहास में स्थायी विरासत छोड़ दी। आगे है कि मौर्यों का विदेशी संपर्क कैसा था। आरंभिक 3 मौर्य शासकों जैसे कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक की गतिविधियों के आधार पर मौर्यों की विदेशी नीति को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम मौर्यों के पश्चिमी पड़ोसियों पर दृष्टिगत करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों की विदेश नीति पश्चिमी पड़ोसियों की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही, जबकि पूर्व की तरफ उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका कारण था कि मौर्य राज्य की नींव पश्चिमी शक्ति के साथ संघर्ष के बाद ही पड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उत्तर पश्चिम में मौर्य राज्य की स्थापना कर ली। सैल्यूकस निकेटर के उद्भव के पश्चात फिर एक बार मौर्य साम्राज्य को पश्चिम से एक खतरा उत्पन्न हुआ, जब सैल्यूकस ने सिकंदर के उत्तराधिकारी की हैसियत से सिंधु नदी से पूर्व के क्षेत्र पर धावा बोला। फिर संभवतः इसी मुद्दे पर चंद्रगुप्त एवं सैल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ तथा इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त को एरियाना का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसके साथ उत्तर पश्चिम में उसकी सीमा हिंदूकुश तक पहुंच गई। तत्पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कूटनीति के माध्यम से अपनी सैनिक विजय को स्थायित्व प्रदान करना चाहा। यही वजह है कि मौर्य साम्राज्य के सीरियाई साम्राज्य के बीच अच्छे ताल्लुकात कायम हुए।
तथा सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। फिर दक्षिण के पड़ोसियों के साथ चंद्रगुप्त के क्या संबंध रहे यह स्पष्ट नहीं है, किंतु जैन ग्रंथों से हमें यह सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण गया था तथा श्रवण बेलगोला के पास चंद्रगिरी पर्वत पर उसने अपना शरीर त्याग दिया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण के पड़ोसी क्षेत्र से मौर्यों का संपर्क रहा था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने भी पश्चिमी पड़ोसियों के साथ संपर्क बनाए रखा। ऐसा माना जाता है कि सीरिया के समकालीन शासक एंटियोकस प्रथम से उससे 3 चीज़ों की मांग की थी: अंजीर, मदिरा एवं दार्शनिक। बताया जाता है कि 2 चीज़ें तो उसे मिल गई, किंतु सीरियाई शासक ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका यह कदम अपने देश की विधि व्यवस्था के विपरीत जाता। बिंदुसार के दरबार में एक सीरियाई राजदूत डायमेक्स रहा था। बिंदुसार के संबंध मिस्र के शासक टोलेमी से भी रहे, क्योंकि उसके दरबार में टोलेमी का राजदूत डायोनिसिस भी रहा था। दक्षिण के पड़ोसियों से उसके क्या संबंध थे यह स्पष्ट नहीं है, यद्यपि कुछ विद्वान प्रायद्वीपीय भारत को जीतने का श्रेय बिंदुसार को ही देते हैं। अशोक के अंतर्गत मौर्य शासकों की विदेश नीति में मूलभूत परिवर्तन देखा गया। शासक बनने के पश्चात कुछ समय तक अशोक ने परंपरागत नीति ही बनाए रखी तथा पूर्व में सैनिक शक्ति के बल पर कलिंग को जीत लिया, किंतु इसके बाद उसने अपनी विदेश नीति के आधार को बदल दिया तथा युद्ध विजय के बदले दंभ विजय की नीति अपनाई। यद्यपि दंभ विजय शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है, किंतु उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जहाँ कौटिल्य के लिए दंभ विजय का अर्थ है पराजित शासक को अधीनस्थ शासक के रूप में बने रहने देना, वहीं अशोक के लिए दंभ नीति का अर्थ है यथासंभव सैनिक विजय का परित्याग। अशोक ने पड़ोसी देशों में दंभ के प्रचार के लिए कई शिष्टमंडल भेजे तथा उसने राजदूत की जगह दंभदूतों की नियुक्ति की। अशोक की यह नीति कौटिल्य के राजा मंडल सिद्धांत के विपरीत जाती थी। इस सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी राजा को शत्रु माना गया था तथा उसकी गतिविधियों के निरीक्षण की बात की गई थी, किंतु अशोक की विदेश नीति जीओएमजी 2 के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने पश्चिमी पड़ोसियों का जिक्र किया है और ये इस प्रकार है: सीरिया का एंटियोकस सेकंड और मिस्र के टोलेमी सेकंड और सीरीन का मगस एपिरस एवं अलेक्जेंडर तथा मकदूनिया का एंटीगोनस गोनाटस। इसके अतिरिक्त उसने दक्षिणी पड़ोसियों के रूप में चोल, पांड्या तथा ताम्रवर्णी ब्रैकेट में श्रीलंका का जिक्र किया है। फिर दूसरे शिलालेख में भी उसने चोल एवं पांड्या के साथ सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र की भी चर्चा की है। सत्यपुत्र की पहचान स्पष्ट नहीं है, जबकि केरलपुत्र की पहचान चेहरों से की जाती है। अपने इस अभिलेख में उसने यह दावा किया है कि उसने न केवल अपनी भूमि पर वरन अपने पड़ोसियों की भूमि पर भी मानवीय पशु चिकित्सा का प्रबंध किया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है वह कल्याण की अवधारणा का सार्वभौमिक विस्तार करना चाहता था। बौद्ध ग्रंथों में श्रीलंका के साथ उसके संबंधों पर विशेष बल दिया गया है और कहा गया है कि उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और इस प्रकार मौर्य शासकों में अशोक प्रथम शासक है जिसने पश्चिमी राज्यों के अतिरिक्त दक्षिण के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों पर विशेष बल दिया। फिर बताया जाता है कि श्रीलंका के एक शासक तिष्य ने अशोक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर देवरापीय की उपाधि ली। बौद्ध ग्रंथों में नेपाल के साथ उसके संबंध के होने की बात भी कही गई है और बताया गया है कि उसने अपनी पुत्री का विवाह नेपाल के शासक से किया। उसी प्रकार यह भी कहा गया कि उसने मध्य एशिया में खोतान की यात्रा की थी, किंतु यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार पड़ोसी क्षेत्र की यात्रा तथा वहाँ शिष्टमंडलों को भेजना उसकी दमनीति का आवश्यक हिस्सा था। अगर एक दृष्टि से देखा जाए उसकी दमनीति के कई व्यवहारिक लाभ थे। प्रथम, यह साम्राज्य की सैन्य निर्भरता को कम कर देता, क्योंकि युद्ध की संभावना कम हो रही थी। युद्ध की संभावना कम हो रही थी। दूसरे पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाया गया। जिन क्षेत्रों में दमनीति का प्रसार हुआ वहां भारतीय वस्तुओं का भी बाजार मिला। किंतु अब
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उसकी दम नीति सफल रही। श्रीलंका के संदर्भ में जय अधिक सफल प्रतीत होती है, किंतु पश्चिम पड़ोसियों के संबंध में जय उतनी सफल प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए अशोक के 7वें स्तंभ लेख में, जिसे अशोक के काल का अंतिम आदेश माना जाता है, अशोक ने किसी शिष्टमंडल अथवा धर्मदूत का जिक्र नहीं किया है। इस आधार पर ऐसा माना गया है कि संभवतः इस काल तक धर्म प्रसार के प्रति अशोक का उत्साह ठंडा पड़ गया था। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के शीघ्र बाद भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा विदेशी आक्रमण के कारण असुरक्षित हो गई। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक की धर्म नीति ने राजनीतिक संबंधों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ा। फिर भी अशोक की धर्म नीति के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अशोक ने विदेशी संबंधों में धर्म नीति के रूप में एक वैकल्पिक नीति की शुरुआत की। यह नीति सैन्य शक्ति एवं हिंसा को अस्वीकार कर पारस्परिक विश्वास को प्रोत्साहन दे रही थी। आज भी इस नीति का महत्व किसी न किसी रूप में भारत की विदेश नीति में बढ़ी हुई है, जो कभी पंचशील के सिद्धांत के रूप में व्यक्त होती है तो कभी गुजरात डॉक्ट्रिन के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक की विदेश नीति में निरंतरता में परिवर्तन के तत्व रेखांकित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे हम ऊपर कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। निरंतरता के तत्व देखें तो अपने शासन के आरंभ में अशोक ने युद्ध विजय की नीति को जारी रखते हुए कलिंग को जीत लिया। सेकंड है कि विदेश नीति की बात हो रही है ना। सेकंड है कि आरंभ से ही मौर्य शासक भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर देखते रहे थे तथा उत्तर पश्चिम के पड़ोसियों के साथ उन्होंने प्रगाढ़ संबंध स्थापित किए थे। अशोक के समय भी जो है नीति जारी है। आगे थर्ड पॉइंट है कि अशोक से पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दक्षिणी राज्यों के साथ संबंध बनाए रखा, क्योंकि हमें जैसे सूचना प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर अपना शरीर परित्याग किया था। परिवर्तन के तत्व देखें, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अशोक ने विदेशी के संबंधों के आधार को ही बदल दिया। उसने युद्ध विजय की जगह धर्म विजय की घोषणा की तथा राजदूतों की जगह धर्मदूतों को नियुक्ति आरंभ कर दी। सेकंड है कि अशोक के पूर्वज विदेशी के संबंधों में अपने उत्तर पश्चिम के पड़ोसियों को महत्व देते थे, जबकि पूर्वी पड़ोसियों से उसके संबंध स्पष्ट नहीं थे। अशोक ने पहली बार पूर्वी एवं दक्षिणी पड़ोसियों को भी गंभीरता से लिया तथा उसके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया। अगर एक तरह से देखा जाए तो अशोक की नीति में लुक ईस्ट पॉलिसी का आरंभिक तत्व मिलता है, जो कि वर्तमान में प्रासंगिक है। नेक्स्ट है कि अशोक की विदेश नीति का प्रभाव देखें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि श्रीलंका के संदर्भ में प्रभाव अधिक स्पष्ट है, क्योंकि अशोक की नीति से प्रभावित होकर श्रीलंका के एक शासक तिष्य के द्वारा देवरा पीएम की उपाधि ली गई, जहाँ पर धारण की गई, जहाँ पर ग्रहण की गई। सेकंड पॉइंट है कि किंतु उत्तर पश्चिम के पड़ोसियों के संदर्भ में जो है उतना असफल प्रतीत नहीं होता। दो आधारों पर इस तथ्य को परिस्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम, अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में, जिसे अशोक के शासन काल का अंतिम आदेश माना जाता है, धर्म के प्रसार के प्रति उत्साह नहीं दिखता। दूसरे, अशोक की मृत्यु के शीघ्र बाद उत्तर पश्चिम भारत की ओर हिंदू यूनानियों का आक्रमण आरंभ हो जाता है। फिर भी इसका महत्व इस बात में है कि अशोक ने विदेश नीति का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया। वर्तमान सरकार के लिए इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या अशोक की विदेश नीति सफल मानी जा सकती है। वर्तमान में उसकी विदेश नीति की प्रासंगिकता को दर्शाइए। तो इसका आंसर है कि अशोक की विदेश नीति का मूल्यांकन विद्वानों के लिए एक दिलचस्प एवं आकर्षक विषय रहा है। एक लंबे समय से इसकी सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन किया जाता रहा है। वस्तुतः अगर हम उसकी विदेश नीति की सफलता का मानदंड साम्राज्य की सीमा पर शांति की स्थापना तथा साम्राज्य की स्थायित्व में ढूंढते हैं, तो फिर हमें उसकी विदेश नीति सफल प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उत्तर पश्चिम से उसके साम्राज्य पर आक्रमण आरंभ हो गया। संभवतः हिंदू यूनानी उसकी धर्म नीति से प्रभावित नहीं हुए और फिर उसकी मृत्यु के 50 वर्षों के अंदर ही उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। किंतु अगर उसकी नीति की सफलता का मानदंड अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक वैकल्पिक नीति के विकास में पाते हैं तो फिर वह अपनी नीति में काफ़ी सफल प्रतीत होता है। उसने युग से कहीं आगे जाकर सोचा था तथा मानव जाति को सभ्य बनने का गौरव प्रदान किया था। वर्तमान में भी न केवल भारतीय संदर्भ में अपितु वैश्विक संदर्भ में भी अशोक की विदेश नीति की प्रासंगिकता बनी हुई है। स्वतंत्रता के शीघ्र बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्षता की नीति, यानी प्रेजेंट के साथ इसका कंपेयर हो रहा है, ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और इस पर
हम अशोक का प्रभाव पा सकते हैं। उसी प्रकार पंचशील की अवधारणा तथा आगे गुजराल डॉक्ट्रिन पर भी अशोक का प्रभाव माना जा सकता है। उसी प्रकार वैश्विक संदर्भ में जब तक युद्ध और संघर्ष बना हुआ है तब तक अशोक की प्रासंगिकता है। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी विश्व समुदाय अशोक महान की उपलब्धि तक नहीं पहुंच सका है। आज भी अशोक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए आकर्षण एवं चुनौती का विषय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौटिल्य एवं अशोक दोनों विदेश नीति के दो भिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हैं तथा विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी विरासत छोड़ जाते हैं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर है कि कौटिल्य और अशोक दोनों की नीति एवं पद्धति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रही है। जहाँ कौटिल्य यथार्थवाद एवं अवसरवाद में विश्वास करता था, वहीं अशोक दंभ नीति एवं आदर्शवाद में विश्वास करता था। दोनों के भिन्न दृष्टिकोण विदेश नीति में भी व्यक्त हुए हैं। कौटिल्य का उद्देश्य था एक राज्य की स्थापना एवं उसकी सुरक्षा। उसके लिए वह कोई भी नीति अपनाने के लिए तैयार था। वह विदेश नीति में कूट बुद्धि का प्रयोग करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहता था। उसके लिए सैन्य सफलता से बढ़कर दूसरी कोई उपलब्धि ही नहीं थी। कौटिल्य के लिए उसकी राजमंडल व्यवस्था उसकी अवसरवादी नीति की उपज थी। इस व्यवस्था के तहत उसने पड़ोसी देशों को मित्र एवं शत्रु राज्यों के बीच विभाजित किया था, यथा मित्रारी यानी शत्रु और अरियरी यानी शत्रु का शत्रु। कौटिल्य की तुलना एक दूसरे अवसरवादी राजनीतिक विचारक मैकियावेली से भी की जाती है, परंतु मैकियावेली की तुलना में कौटिल्य काफ़ी सफल रहा था, क्योंकि मैकियावेली अपने मातृ देश फ्लोरेस को भी नहीं बचा सका था, जबकि कौटिल्य के विचार मौर्य साम्राज्य के उत्प्रेरक बने थे। दूसरी तरफ अशोक कौटिल्य का विपरीतार्थक ही नहीं है, बल्कि उसकी नीति का अगला चरण है। अशोक की विदेश नीति शांति और सद्भाव पर आधारित थी। उसकी विदेश नीति जियो और जीने दो के सिद्धांत से प्रेरित थी और इसमें युद्ध का विकल्प खोजने का प्रयास किया गया था। इसलिए यह वैकल्पिक नीति की शुरुआत थी। तात्कालिक रूप में यह बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, परंतु यह भविष्यवाची थी। कौटिल्य एवं अशोक मौर्य साम्राज्य के विकास के दो भिन्न चरणों को दर्शाता है। कौटिल्य विकास के उस चरणों को दर्शाता है जब एक छोटा सा राज्य एक साम्राज्य का आकार ग्रहण कर रहा था। वहीं अशोक की नीति उस अवस्था को दर्शाती है जब वह साम्राज्य विशाल आकार ग्रहण कर चुका था। इसलिए दोनों की प्राथमिकता एक दूसरे से अलग थी। कौटिल्य के लिए सुरक्षा का अर्थ सैन्य सुरक्षा था। कौटिल्य के लिए सुरक्षा का अर्थ सैन्य सुरक्षा था। अशोक के लिए सुरक्षा का अर्थ था युद्ध के विकल्प को समाप्त कर सद्भावना के आधार पर विदेश नीति का संचालन। वर्तमान में विदेश नीति में दोनों का अपना महत्व है तथा दोनों ने समय समय पर भारत के नीति निर्धारकों को प्रभावित किया है। कौटिल्य का बल हार्ड पावर पर ही रहा, जबकि अशोक का बल सॉफ्ट पावर पर। यूरोप में 17वीं सदी में वेस्टफेलिया की संधि में शक्ति संतुलन की अवधारणा रही थी, जबकि कौटिल्य ने ईसा की चौथी सदी पूर्व राजमंडल के सिद्धांत में यह अवधारणा रख दी थी। दूसरी तरफ अशोक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसका आने वाले युगों में महत्व बढ़ता जाएगा और यह मॉडल विश्व समुदाय को स्थायी सुरक्षा दे सकेगा। नेक्स्ट है कि नीतिगत सफलता के आधार पर अशोक एवं रोमन शासकों की तुलना कीजिए। तो धर्म एवं राज्य के संबंधों के निर्धारण में अशोक की दृष्टि रोमन शासकों की तुलना में अधिक व्यवहारिक प्रतीत होती है। रोमन शासक ईसाई धर्म के लोकप्रिय स्वरूप को समझने में विफल रहे थे। यही वजह है कि एक रोमन गवर्नर ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, जबकि रोमन सम्राट नीरो ने संत पीटर को मृत्युदंड दे दिया। इसके द्वारा इस तथ्य को नज़रअंदाज किया गया कि ईसाई धर्म को लोक का समर्थन प्राप्त था। वहीं दूसरी तरफ अशोक की दृष्टि कहीं अधिक दूरवर्ती रही। उसने बौद्ध धर्म के लोकप्रिय स्वरूप को समझा तथा उसे संरक्षण दिया। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक वैध साम्राज्य निर्माण की दिशा में प्रथम बड़ा प्रयोग था, किंतु विश्व के कुछ अन्य समकालीन साम्राज्यों की तुलना में यह प्रयोग अल्पकालिक सिद्ध हुआ। अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के अंदर ही मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। यही वजह है कि इस साम्राज्य के विघटन के कारणों का परीक्षण विद्वानों के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा। अब अगर हम इन कारकों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उसके पतन के लिए दो प्रकार के कारण उत्तरदायी रहे हैं। प्रथम प्रकार के कारण वे हैं जो किसी भी वैध साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।
वहीं दूसरे प्रकार के कारक मौर्य साम्राज्य के विघटन की विशिष्टता को स्पष्ट करते हैं। सामान्य कारक में फर्स्ट देखते हैं, साम्राज्य विस्तार महज शासक की आकांक्षा को ही पुष्ट नहीं करता, वरन सिविल एवं सैन्य अधिकारियों को भी लाभ के नए अवसर प्रदान करता है, किंतु किसी भी साम्राज्य का सतत विस्तार नहीं हो सकता। एक समय ऐसा आता है जब विस्तार की प्रक्रिया रुक जाती है, इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों के लाभ के अवसर कम हो जाते हैं और फिर उनके मन में एक प्रतिक्रिया जन्म लेने लगती है। यह बात मौर्य साम्राज्य पर भी लागू होती है। सेकंड है कि वंशानुगत राज व्यवस्था में योग्य शासक की उपस्थिति आवश्यक होती है, किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, वे परिस्थितियों के अनुकूल निम्न नीति नहीं अख्तियार कर सके, अतः साम्राज्य विकसित हो गया एवं दूरवर्ती क्षेत्र स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। फिर मुख्य क्षेत्र भी दो भागों में बंट गया। पूर्व में दशरथ के अंतर्गत एक सरकार स्थापित हुई, वहीं उज्जैन में संप्रति स्वतंत्र रूप में शासन करता रहा। थर्ड पॉइंट है कि एक वैध साम्राज्य के संचालन के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार की जरूरत होती है। साम्राज्य के द्वारा एक कर व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अधिशेष का दोहन किया जाता है, किंतु इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा कर का बोझ महसूस किया जाता है तथा उनके मन में असंतोष घर कर जाता है। अतः जिस समय साम्राज्य की पकड़ कमजोर होती है, क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह शुरू हो जाता है। मौर्य काल में भी ऐसे विद्रोह होते रहे थे, जैसा कि हमें सूचना प्राप्त होती है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। विदेश अब हम विशेष कारण देखते हैं इसके। इसमें फर्स्ट है, मौर्यों के अंतर्गत व्यावसायिक नौकरशाही का विकास नहीं हो सका तथा वर्ण नौकरशाही व्यक्तिगत निष्ठा के माध्यम से विभिन्न शासकों से जुड़ी हुई थी। अतः परवर्ती मौर्यों के समय राजनीतिक प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तेजी से शासक बदलने लगे। फिर शासकों के साथ अधिकारीगण भी बदल जाते थे और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के विघटन में यह भी एक कारक बन गया। सेकंड पॉइंट है कि अशोक की भूमिका का मूल्यांकन। तो आरंभ में मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की नीति के नकारात्मक प्रभाव पर विशेष बल दिया जाता रहा था। निम्नलिखित आधार पर अशोक की आलोचना की जाती रही है। इसमें ए पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन को अशोक के ब्राह्मण विरोधी नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम माना गया। बी है कि अशोक की शांति नीति ने साम्राज्य के सैन्य आधार को कमजोर कर दिया। और सी पॉइंट है कि अशोक के द्वारा जो विदेशी विचारों को विशेषकर कला के क्षेत्र में अपनाया गया था, इसके विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया हुई और यह प्रतिक्रिया पुष्यमित्र शुंग की राज्य क्रांति के रूप में प्रतिफलित हुई। परंतु उपयुक्त तथ्य बहुत विश्वसनीय नहीं प्रतीत होते, क्योंकि अशोक के संबंध में ये एकांगी विचार प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा मान लेना कि अशोक के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई थी, इसलिए तार्किक नहीं लगती, क्योंकि अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी ब्राह्मण विरोधी नीति नहीं अपनाई। उसने श्रवणों के साथ साथ अपने अभिलेखों में ब्राह्मणों का भी जिक्र किया है तथा उन्हें भी अनुदान दिए जाने की बात की है। उसी प्रकार अशोक की शांति के प्रति एक व्यवहारिक नजरिया था। वह प्रत्येक स्थिति में शांति का समर्थक नहीं था। उसने राज्य के दंड शक्ति को कभी नहीं छोड़ा। उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया, उसने अपनी सेना को भंग नहीं किया और न ही उसने अपने उत्तराधिकारियों को सैन्य शक्ति के प्रयोग की मनाही दी। उसने बस इतना कहा कि अगर वे सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उनकी यह कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम रक्तपात एवं हिंसा हो। फिर उसने 8वीं राज्य के लोगों, मतलब कम से कम रक्तपात और हिंसा हो, और फिर उसने 8वीं राज्य के लोगों को भी एक चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया तो फिर उन्हें दंडित होना पड़ेगा। अतः ऐसा मान लेना कि अशोक की शांति की नीति ने साम्राज्य के सैन्य ढांचे को कमजोर कर दिया उचित प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार पुष्यमित्र की राज्य क्रांति जैसी अवधारणा भी भ्रामक लगती है, क्योंकि यह घटना एक सैनिक अधिकारी की महत्वाकांक्षा का परिणाम थी। जन सामान्य को इस घटना से कुछ भी लेना देना नहीं था, जबकि क्रांति के लिए समाज के एक बड़े वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की नीति तथा भूमिका को पूरी तरह नकार सकते हैं? गौर से देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि अशोक की नीति ने इसमें मुख्य भूमिका नहीं अपितु सहायक भूमिका निभाई होगी। साथ ही उसकी भूमिका प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष थी।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है, धम्म नीति के तहत अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों ने अर्थव्यवस्था पर अधिभार को बढ़ा दिया। सेकंड पॉइंट है कि अशोक ने धम्म प्रसार के लिए अधिकारियों के एक नए वर्ग धम्म महामात्र की नियुक्ति की। इसके कारण ही साम्राज्य का प्रशासनिक खर्च बढ़ गया। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर सैनिक खर्च का दबाव बना रहा, जबकि युद्ध में विस्तार की नीति छोड़ दिए जाने के कारण सैन्य व्यवस्था का आर्थिक लाभ समाप्त हो चुका था। थर्ड पॉइंट है कि ऐसा भी माना जाता है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारियों ने धम्म प्रसार के नाम पर लोगों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप किया। इसके कारण भी लोगों में प्रतिक्रिया हुई होगी। आर्थिक कारक देखें तो मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मौर्य काल से संबंध पुरातात्विक साक्ष्य इस काल में समृद्धि यानी वृद्धि को दर्शाता है, किंतु परवर्ती यानी बाद वाले काल में मौर्य शासकों के समय सिक्कों में चांदी की मात्रा कम हो जाना आर्थिक अवनति यानी उसका गिरना अवनति की और संकेत करता है। सेकंड पॉइंट है कि मौर्य शासकों के द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों का पर्याप्त आर्थिक दोहन नहीं किया जा सका, अतः एक साम्राज्य संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों की क्या होगी, कमी होगी। थर्ड पॉइंट है कि फिर मौर्य साम्राज्य के माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों में जो भौतिक संस्कृति का प्रसार हुआ, इसका लाभ मौर्य साम्राज्य को नहीं मिला, अपितु उसने क्षेत्रीय शक्ति को प्रोत्साहन दिया। और फिर कलिंग में चैंदी वंश तथा महाराष्ट्र में सातवाहन शक्ति का उद्भव हुआ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की खोज एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। आरंभ में पतन के कारणों की व्याख्या अशोक की शांति की नीति, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया आदि के संदर्भ में करने का प्रयास किया गया था, किंतु परवर्ती काल के शोधों ने इस अवधारणा को खंडित कर दिया। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन में अति केंद्रीयकरण जैसी अवधारणा पर भी बल दिया गया था, किंतु नवीन शोधों के प्रकाश में केंद्रीकरण से संबंधित अवधारणा भी बदली है। वर्तमान में अगर हम इसके कारणों का परीक्षण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था तथा इसके लिए एक से अधिक कारण उत्तरदायी थे। सामान्य कारक देखें, फर्स्ट है अयोग्य उत्तराधिकारी, सेकंड है साम्राज्य विस्तार की चरम स्थिति पहुंच गई, अतः आगे विस्तार की गुंजाइश नहीं। इसके कारण नौकरशाही ने लाभ में अवसर खो दिए। थर्ड पॉइंट है कि केंद्र की नीति के कारण साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष। विशेष कारण देखें तो किंतु मौर्य साम्राज्य के साथ एक महत्वपूर्ण बात थी और इसका अल्पकालिक होना। अंत इसके लिए कोई अन्य कारक उत्तरदायी रहे। कई अन्य कारक के लिए इसके लिए उत्तरदायी रहे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारक में देखें तो केंद्रीय प्रशासन के द्वारा दूरस्थ क्षेत्र के संसाधनों का भरपूर दोहन नहीं किया जा सका, अतः साम्राज्य को एक मजबूत आर्थिक आधार प्राप्त नहीं हुआ। सेकंड है कि यदि पुरातात्विक उत्खनन समृद्धि की बात करता है, किंतु मौर्य काल की मुद्रा में चांदी की मात्रा कम होना आर्थिक कमी की ओर संकेत है। थर्ड पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति को दूरस्थ क्षेत्रों का प्रसार आता है। अलग अलग क्षेत्र आर्थिक रूप में स्वावलंबी होकर स्वतंत्र हो गए। फोर्थ पॉइंट है कि अंत में ही अशोक ने भी पतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उसने साम्राज्य पर आधारित अधिभार को अत्यधिक बढ़ा दिया। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य ने सुदूर क्षेत्रों में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। तो इसका आंसर है कि दूर क्षेत्रों में राज्य निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि दूर क्षेत्रों में राज्य निर्माण की प्रक्रिया ने मौर्य साम्राज्य के विघटन की गति को तीव्र कर दिया। तो इसका आंसर है कि मौर्य साम्राज्य अपने आकार में विशाल था तथा उसकी परिधि में विकसित एवं अविकसित क्षेत्र दोनों ही शामिल थे। विशेषकर उसके परिधीय क्षेत्र में एक बड़ी जनजातीय जनसंख्या भी विद्यमान थी, किंतु आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के साथ संपर्क के कारण इस क्षेत्र के विकास का प्रोत्साहन मिला तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भी राज्य निर्माण की प्रक्रिया को बल मिला। वस्तुतः राज्य निर्माण का आधार बना अधिशेष उत्पादन तथा इस अधिशेष उत्पादन को उत्पन्न करने में उस भौतिक संस्कृति जिसका प्रसार मौर्यों को द्वारा किया गया था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें एक थी कृषि संस्कृति का प्रसार, जो अशोक की दंभ नीति के माध्यम से अपेक्षाकृत आसान हो गया। जैसा कि हम देखते हैं कि अशोक बार बार जनजाति लोगों को शिकार छोड़ने की अपील कर रहा है, उसी प्रकार मौर्य संपर्क इसे वस्तुत से द्वारा देखते हैं कि वस्तुत राज्य निर्माण का आधार बना अधिशेष उत्पादन तथा इस अधिशेष उत्पादन को उत्पन्न करने में उस भौतिक संस्कृति जिसका प्रसार मौर्यों के द्वारा किया गया था का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
इसमें एक थी किसी संस्कृति का प्रसार जो अशोक की धम्म नीति के माध्यम से अपेक्षाकृत आसान हो गया। जैसा कि हम देखते हैं कि अशोक बार बार जनजाति लोगों को शिकार छोड़ने की अपील कर रहा है, उसी प्रकार मौर्य संपर्क के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में लोहे की बेहतर तकनीक के घेरेदार कुएं, उत्तरी काले पुलिस मर्दबाण, दान की रुपाई के प्रचलन आदि का प्रसार हुआ। जाहिर है कि इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। सातवाहन क्षेत्र में गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच धान की खेती को इतना अधिक प्रोत्साहन मिला कि इसके एक क्षेत्र के धान्य कटक का नाम दिया गया। उसी प्रकार चेंदी राज्य की स्थापना ने भी उत्तर के संपर्क का योगदान माना जा सकता है, क्योंकि खारवेल के अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है कि नंद शासकों ने वहाँ किसी नहर का निर्माण किया था और इसके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य राज्यों की स्थापना में भी मौर्य संपर्क की भूमिका हो सकती है। अशोक के दूसरे शिलालेख में चोर, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का जिक्र है। केरल पुत्र की पहचान चेर से हुई है, जबकि सत्यपुत्र की पहचान स्पष्ट नहीं है। इस तरह मौर्य साम्राज्य के परवर्ती काल में सातवाहन, चेंदी, चोल, चेर, पांड्य राज्य अस्तित्व में आए, जो मौर्य साम्राज्य के संपर्क के परिणाम थे। किंतु साथ ही इन राज्यों के उद्भव ने मौर्य साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तीव्रतर किया। इसी के साथ आज का हमारा जो प्राचीन भारत हिस्ट्री ऑप्शनल प्राचीन भारत भाग फर्स्ट का जो पूरा 7 चैप्टर थे वो कंप्लीट होते हैं।